50 लोग अपना 267 पे दिए थे, तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने। मुझे तो दुख इस बात का है कि हमसे लड़ाई लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी आज इंडिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। जो प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन और गुलामी के प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से समानांतर कर दे, उससे क्या उम्मीद की जाती है? मुझे तो इंडिया शब्द दे सुनते ही भारत की इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम, इंडियन एथलीट, इंडियन इकोनॉमी याद आती है। मुझे तो इंडिया शब्द सुन के इंडियन इकोनॉमी कैसे बढ़े इसकी बात याद आती है, पर कभी भी मेरे मन में इंडिया शब्द सुन के इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर आप भारत का विरोध मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के लिए कहते हैं कि इंडिया शब्द उनको इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाते हैं, और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आप आइए डिस्कस कीजिए। पहले तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मिलके ये बात कर लेनी चाहिए। क्या पता उनके बीच में संवाद क्यों नहीं हो रहा, क्या पता उनके बीच में क्या मतभेद है, मुझे नहीं पता। ये अरे प्रधानमंत्री जी आप टीवी डिबेट नहीं कर रहे सर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे आरफा खानम और इस शो को देखने वाले हर दर्शक के आप प्रधानमंत्री हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जब वक्तव्य दें तो आपका वक्तव्य पूरी दुनिया में और देश के और मणिपुर की बेटियों पर मरहम लगाने का काम करे, वो उस घाव को और खुरेदने का काम ना। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। विपक्ष का गठबंधन इंडिया बनने के बाद अब संसद भवन में पहली जंग देखने को मिलेगी इंडिया और एनडीए की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों का मुकाबला कर रहे हैं, उनको एक तरह से पैरेलल बता रहे हैं आतंकवादी संगठनों के, विपक्षी संगठनों के, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव कर दिया है, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो ले आए हैं, और जो ओम बिरला हैं सभापति, उन्होंने इसको कबूल भी कर लिया है। तो अब जाहिर है कि दोनों को अपनी तरफ से सत्ता पक्ष विपक्ष को जो अपनी मजबूती है वो साबित करने का एक मौका मिलेगा। पहली बार ये देखा जा रहा है कि ऑपोजिशन के इस संगठन के बनने के बाद, इस पूरे अलायंस के बनने के बाद कि कितनी ताकत है इंडिया में, ये भी देखा जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हम नंबर्स को देखें, अगर हम तादाद देखें दोनों की, तो पूरी तरीके से गैर बराबरी की ये तुलना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट विपक्ष देना चाहता है, खासकर प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे आतंकवादी संगठनों से मुकाबला कर दिया विपक्ष का। इससे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 2018 में लाया गया था, और ये अविश्वास प्रस्ताव 2018 में 11 घंटे की लंबी बहस चली थी, और जाहिर है मोदी सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था। वोटिंग के बाद सदन में विपक्ष ने जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था 325 मतों के मुकाबले 126 मतों से गिर गया था। अमित शाह ये कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री से क्यों कह रहे हैं मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने पत्र भी लिखा है विपक्ष को। क्या कुछ करना चाहता है विपक्ष? और अब चुनाव से कुछ ही महीने पहले ये जो मणिपुर के ताज़ा हालात हैं, जिस पे पूरे तरीके से पूरे देश की राजनीति, समाज और मैं कहूँ अंतरात्मा को जो झंझोड़ कर रख दिया है, इस सब के क्या मायने हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता डॉक्टर गौरव वल्लभ मौजूद हैं। गौरव जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि आपको पता है कि ये हारी हुई जंग है, कहाँ एनडीए की संख्याएं, कहाँ विपक्ष के सांसदों की तादाद, आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? देखिए, संख्या बल अपनी जगह है, पर देश को कम से कम एक मौका तो मिलेगा कि मणिपुर में जिस तरह का भारत की बेटियों के साथ बर्ताव हुआ, कम से कम प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर उत्तर तो देंगे, उस अविश्वास प्रस्ताव पे। दूसरी चीज, हर सांसद की अपनी अंतरात्मा भी होती है। वो अंतरात्मा किसी के जहन से वो वीडियो नहीं निकला है, वो फोटोएं किसी के जहन से नहीं निकली है। पूरे देश की महिलाओं में और पूरे देश के लोगों में रोष है इस बात का कि जिस तरह के हालात हुए, प्रधानमंत्री जी उस समय कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमने बार बार कहा मणिपुर जाइए, पर उनको कर्नाटक में रोड शो करने थे। हमने बार बार कहा आप अमेरिका जाने से पहले, हेलो अमेरिका करने से पहले आप मणिपुर जाके आइए,
पर उनको अमेरिका जाना था, ऑस्ट्रेलिया जाना था, इजिप्ट जाना था, वहां पे जो बड़े फ्रांस जाना था, मणिपुर जलता रहा, आज 90 दिन हो गए, विदेश राज्य मंत्री का घर जला, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स के घर जले, और जो बर्ताव हुआ देश की बेटियों के साथ, मुझे लगता है आजाद भारत में भारत की अंतरात्मा पे इससे बड़ी चोट आज तक नहीं लगी होगी कि बर्ताव हुआ और सरकार आज भी उसके ऊपर चर्चा से बच रही है। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से देश को पता तो चलेगा कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो भारत की बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता तो चलेगा कि किस सांसद की अंतरात्मा जागी और उसने भारत की बेटियों के पक्ष में वोट दिया या भारत की महिलाओं के अगेंस्ट में वोट दिया। ये पता चलेगा कि वो जो लोग जो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, ऐसी कई पार्टियां हैं, उन पार्टियों का भारत की महिलाओं और बेटियों के बारे में क्या स्टैंड है। वो भारत की महिलाओं के ऊपर अतिक्रमण होते हुए सोते रहने वाले लोगों के साथ है, या वो उन लोगों के साथ है जो इंडिया की बात करते हैं, जो भारत की महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की बात करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र की और संविधान की बात करते हैं। तो ये तीन जो मुद्दे हैं ये अविश्वास प्रस्ताव से देश के सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की भी अंतरात्मा जाग गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यह अविश्वास प्रस्ताव पॉजिटिव वे से पारित हो जाए और सरकार का यहाँ पे जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसको भंग करना पड़े। तो इसे अंग्रेजी में होपिंग अगेंस्ट होप कहा जाता है कि नंबरों की इतनी ज़्यादा तादाद में कमी के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि ये अंतरात्मा भारत के ज़मीर, या मैं कहूँगी विपक्ष के ज़मीर का सवाल है, क्योंकि सीधे तौर पर इंडिया बनने के बाद इसे पहली बार एनडीए और इंडिया की जंग के तौर पर देखा जा रहा है। मैं ज़रा सी देर में अभी दर्शकों को बताऊँगी कि पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव मूव किया गया था तो उसका क्या हुआ था। यानी नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में ये पहली बार हो रहा है। आखिर के 8-9 महीने बचे, लेकिन इससे पहले 2018 में हो चुका है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो कि पूरी जो हमारी भारत की राजनीतिक तस्वीर है, और मैं कहूँगी जो भारत नाम का एक पूरा विचार, और भारत में चुनाव कैसे होते हैं, संसद क्या चीज़ है, लोगों का क्या और विपक्ष का क्या रोल है, इस सब को एक तरीके से एक ही वाक्य में प्रधानमंत्री जी ने चुनौती दी और कहा कि देखिए, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन सब में इंडिया है। तो आप ये सोच रहे थे अगर कि इंडिया नाम रखकर जो पूरा राष्ट्रवाद का जो एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल प्लैंक है, वो आप छीन ले जाएंगे बीजेपी से, तो वो तो नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। हाँ आरफा जी, एक रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही नजर आता है। हमें इंडिया भारत माता के रूप में नजर आती है, हमें इंडिया भारत के रूप में नजर आती है, हमें इंडिया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नजर आता है, हमें इंडिया भारत के संविधान के रूप में नजर आता है, हमें इंडिया महात्मा गांधी के रूप में नजर आता है, हमें इंडिया सत्य और अहिंसा के रूप में नजर आता है, हमें इंडिया भारत के किसान और मजदूरों के रूप में नजर आता है, हमें इंडिया 140 करोड़ देशवासियों के रूप में नजर आता है। पर जिसका दृष्टि और मानसिक दोष हो उसे इंडिया मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे नजर आता है। तो मैं पुनः कहूंगा कि जिसकी जैसी भावना होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु की मूरत उसी तरह से देखता है। ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। इंडिया हमें जी, एक के बाद एक जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर भारत के सारे नामों को छीन ले रहा है। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी, अब के आपने इंडिया भी ले लिया। बीजेपी के पास बचा क्या? बीजेपी के पास वैसे कुछ भी नहीं बचा है, पर झूठ बचा हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन बची हुई है, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन बची हुई है, पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल बची हुई है। ये सब बीजेपी के पास बचे हुए हैं। और जो लोग इंडिया और भारत के बीच में जो वैचारिक लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं वो सब वो लोग हैं आरपा जी जिसने भारत का संविधान का आर्टिकल 1 तक नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 1 की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत। तो जो लोग जिनका संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिनका विश्वास
देश को आगे बढ़ाने में नहीं है, जिनकी राजनीति सिर्फ डाइवर्ट करने पे लगी हुई है, जिनकी राजनीति सिर्फ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने पे लगी हुई है, जिनकी राजनीति फैक्ट्स को पोलराइज करने पे लगी हुई है, वो ये चीजें नहीं देख पाएंगे। तो इंडिया, हम कोई नाम नहीं ले रहे, हमारे लिए इंडिया भारत माँ है, हमारे लिए इंडिया देश का हर व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी जी भी इंडिया है, मैं भी इंडिया हूं, आरफा खानम भी इंडिया है, हम सब लोग इंडिया है। पर जिसको इंडिया शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी में दिखता हो, इंडियन मुजाहिदीन में दिखता हो, प्रभु को मैं सिर्फ ये कहूंगा हाथ जोड़ के कि उनके दृष्टि और मानसिक दोष का शीघ्र इलाज करें। अब इसमें यहाँ सवाल ही उठा रहे हैं भाजपा के लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का जो ये फ्रेज, जो शब्द है, हम जानते हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये बार बार उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता बाज़ाब्ता तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे चल रहा है। तो अगर नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया तो इतना क्यों बुरा माना जा रहा है? खड़गे साहब इतना नाराज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें देखिए इन्होंने आतंकवादियों से हमारी तुलना कर दी है। आपको लगता है जब पहले आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह चुके हैं सरकार को, पहला सवाल का हिस्सा ये, दूसरे कि क्या आपको लगता है कि इन तमाम संस्थाओं से आपको जोड़कर क्या आम जनता के सामने एक तथाकथित आतंकवादी संगठन की भूमिका विपक्ष की बनाई जा रही है? अर्पा जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या किसी भी विपक्ष के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के नेता की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से की? मेरा बिल्कुल सिंपल सवाल है, आज तक किसी ने की? प्रधानमंत्री, और जब प्रधानमंत्री होते हैं आरपा जी, वो हम सबके प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी बातों को हम भी गंभीरता से सुनते हैं। पर प्रधानमंत्री को इंडिया शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी का दिख रहा है, इंडियन मुजाहिदीन का दिख रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। आपको इंडिया शब्द वहां दिख रहा, अरे इंडिया शब्द तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हम तो गर्व है कि जिसके आगे इंडिया लग जाता हमारे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक देशभक्ति का जुनून सवार हो जाता है। टीम इंडिया जब क्रिकेट खेलती है, 140 करोड़ लोग उस इंडिया के लिए ताली बजाते हैं, उस इंडिया के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। हमारे देश के लाखों जवान उस इंडिया की 1 इंच मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी को वो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में दिखता है, इंडियन मुजाहिदीन में दिखता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक विरोध अपना और राजनीतिक मतभेद अपना हमेशा चलता रहेगा, पर आप ऐसे शब्दों का उपयोग मत करें जिससे देश को धक्का लगे। आपकी इस बात से हर उस सच्चे देशभक्त को धक्का लगा है जो टीम इंडिया की हरी जर्सी को जब देखता है तो खड़ा होकर उसके लिए चीयर करता है। उस सच्चे देशभक्त को लगा है जब इंडियन एयरफोर्स का फाइटर उसके सिर के ऊपर से निकलता है तो उसका दिल करता है कि वो नीचे से ही उसको सलामी दे। उस हर आर्मी के आदमी की आपने बेइज्जती की जो इंडिया की 1 इंच जमीन के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसलिए राजनीतिक मतभेदों एक अपनी जगह है, पर आप राजनीतिक विरोध करते करते इंडिया का विरोध करने लगे। इंडिया का कंपैरिजन आपने इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियों से कर दिया। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता, आपका जहां से आपको विचार मिलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी शायद इसलिए याद आया होगा क्योंकि वहां के लोगों ने, सावरकर जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों से 60 रुपए की अपनी पेंशन ली थी। क्या इस कारण आपको ज्यादा याद आता है? मुझे तो आरफा जी कभी याद नहीं आता ईस्ट इंडिया कंपनी। मुझे तो इंडिया शब्द सुनते ही भारत की इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम, इंडियन एथलीट्स, इंडियन इकोनॉमी याद आती है। मुझे तो इंडिया शब्द सुन के इंडियन इकोनॉमी कैसे बढ़े इसकी बात याद आती है, पर कभी भी मेरे मन में इंडिया शब्द सुन के इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर आप भारत का विरोध मत कीजिए। बहुत मजबूती से आपने अपनी बात रखी और कल संजय सिंह ने मेरे इसी कार्यक्रम में याद दिलाया कि देखिए खुद मोदी सरकार मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया के नाम से तमाम तरह के
जो कार्यक्रम हैं, उनकी स्कीमें हैं, वो आगे लेकर आए, तो क्या उन सब का भी नाम बदला जाएगा? क्योंकि हम देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने और शायद असम के मुख्यमंत्री ने भी भारत लिख दिया है अपने बायो में, नाम चेंज करके। एक कोई ऐसा योजना भी बताई जा रही है कि आधिकारिक रूप से 2024 के चुनाव से पहले हो सकता है आधिकारिक रूप से इंडिया हटा के और भारत ही सिर्फ नाम रख दिया जाए। खैर, लेकिन क्या आपको लगता है एक तरह की बिलबिलाहट ज़रूर नज़र आ रही है कि देखिए किस तरीके से हमसे राष्ट्रवाद का पूरा ये प्लैंक, नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स का कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, ये छीन लिया गया। प्रधानमंत्री के मुख से ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, और ऐसा नहीं था कि ये अचानक कोई निकला हुआ शब्द था उनके मुंह से। फिर आप देखिए दर्जन भर यूनियन मिनिस्टर्स, उसके अलावा भाजपा के सारे मुख्यमंत्री सब आके उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये एक मैटर ऑफ पॉलिसी, एक तरह से योजना के तहत एक नीतिगत फैसले के तौर पर ऑपोजिशन को भारत का दुश्मन, आतंकवादी संगठन, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। आरफा जी, मैंने अपनी बात कही, पर मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी इंडिया में शामिल किया। मैंने भाजपा के लोगों को ये नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि मेरा और हर सच्चे राष्ट्रभक्त का मानना है कि इस मिट्टी में हम सभी 140 करोड़ लोगों का पसीना लगा है। हमारे माता पिताओं का, दादा दादी का, हमारे पूरे सब 8 पुश्तों का इस मिट्टी में पसीना है। तो मैं तो कभी, हम तो ये नहीं कहते, पर प्रधानमंत्री जी, अगर आप इंडिया और भारत और इस तरह की यूज करते हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री होके उनको आर्टिकल 1 का ज्ञान नहीं है। संविधान का आर्टिकल 1 का पहली लाइन है आरपा जी, इंडिया दैट इज भारत। जो लोग ये इंडिया भारत का कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने संविधान नहीं पढ़ा। बाबा साहब अंबेडकर ने पहला वाक्य, मुझे लगता है उन्हें पता था आज के 70-75 साल पहले कि ऐसी दुविधा आ सकती है, इसलिए उन्होंने पहला वाक्य लिखा, इंडिया दैट इज भारत। प्रधानमंत्री जी, आपके लोगों को इंडिया शब्द से ऐतराज हो सकता है, पर मेरे देश के हर व्यक्ति को टीम इंडिया पर गर्व है। मेरे देश के हर व्यक्ति को इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको इंडिया इन वाक्यों में दिखता है। इंडियन मुजाहिदीन में नहीं दिखता है प्रधानमंत्री जी, ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं दिखता है जी। गौरव जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब जो मॉनसून सत्र की पूरी रणनीति है वो क्या है? अब बीजेपी का ये कहना है कि भाई देखिए, आप अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री का ही बयान चाहिए। प्रधानमंत्री तो इस मुद्दे पर सत्र से पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है और बहुत सख्ती और शक्ति के साथ इस बात से निपटा जाएगा। इसके साथ साथ अब गृह मंत्री ने बड़ा विनम्र तरीके से आप लोगों को कहा है कि भाई आप हमें कोऑपरेट करिए, इसमें हमारा साथ दीजिए, और वो बहस के लिए तैयार हैं, वो खुद अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। आरपा जी, मेरे को समझ में नहीं आता, या तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की आजकल जम नहीं रही। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के लिए कहते हैं कि इंडिया शब्द उनको इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता, और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आप आइए डिस्कस कीजिए। पहले तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मिलके ये बात कर लेनी चाहिए। क्या पता उनके बीच में संवाद क्यों नहीं हो रहा, क्या पता उनके बीच में क्या मतभेद है, मुझे नहीं पता, ये जानकारी मुझे नहीं है। पर दोनों को बैठ के ये संवाद कर लेना चाहिए कि मणिपुर के ऊपर वो क्या चर्चा करना चाहते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, वहाँ हिंसा को रोकने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे हिंसा को रोकेंगे। उन महिलाओं के साथ जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कैसे कड़ी से कड़ी और जल्दी से जल्दी कैसे की जाए, इसके बारे में अपनी बात कहें। और आरपा जी, मैं सारे देश के सारे राष्ट्रभक्तों के ओर से एक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, छोड़ दीजिए, आप मेरी नाम के नीचे से कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता हटा दीजिए। एक हिंदुस्तान के वासी के रूप में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 90 दिन का हिंसा का जवाब आपका 30 सेकंड का वक्तव्य होगा? प्रधानमंत्री जी, सोचिएगा इस बात के लिए। मैं आज आपसे राजनीतिक बात नहीं कर रहा। 30 सेकंड आपने वक्तव्य दे दिया और उसमें आपने दूसरे राज्यों को बोला कि वहां पे भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी हैं, हम आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं। आप 30 सेकंड में उस महिला जिसके कारण भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान,
भारत का कल्चर पूरी दुनिया में शर्मिंदा हुआ, वो फोटोए हमारे जहन से कभी निकल नहीं सकती। उसके लिए आपका 30 सेकंड का वक्तव्य प्रधानमंत्री जी, 90 दिन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। वहां की राज्यपाल आरपा जी कहती है कि उन्होंने ऐसी हिंसा अपने जीवन में नहीं देखी। प्रधानमंत्री जी 30 सेकंड का वक्तव्य उसके लिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे सदन में खड़े होकर आपको बताना चाहिए था कि क्यों आप 90 दिन तक मणिपुर जलता रहा और आप अमेरिका, बैंगलोर, इजिप्ट, फ्रांस क्यों आप घूमते रहे, क्यों मणिपुर के लोग डेलीगेशन पे डेलीगेशन लेके आपसे मिलने का समय मांगते रहे, आपने 1 मिनट का समय नहीं दिया। क्या सिर्फ इसका कारण यह है प्रधानमंत्री जी कि पॉलिटिकली आपके लिए मणिपुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? हमारे लिए मणिपुर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना देश का कोई अन्य राज्य है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, और हर हिंदुस्तानी को लगता है कि प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को पूरे समाज को, देश के 140 करोड़ लोगों को समभाव से देखना चाहिए। उनकी परेशानियों को उतनी ही तत्परता से रिजॉल्व करना चाहिए जितना वो कोई और प्रदेश के लिए कर रहा। और प्रधानमंत्री जी को इन चीजों से परहेज रखना चाहिए कि भाई वहां पे चोरी हो गई तो क्या वहां भी तो हो रही है? अरे प्रधानमंत्री जी, आप टीवी डिबेट नहीं कर रहे सर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे आरपा खानम और इस शो को देखने वाले हर दर्शक के आप प्रधानमंत्री हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जब वक्तव्य दें तो आपका वक्तव्य पूरी दुनिया में और देश के और मणिपुर की बेटियों पर मरहम लगाने का काम करे, वो उस घाव को और खुरेदने का काम ना। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव वल्लभ जी, द वायर के लिए समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपकी बात से अंदाज़ा ये हो रहा है कि विपक्ष की रणनीति ये है कि इस मुद्दे पर जब तक खुद प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान नहीं देते और बहस नहीं होती, अब तो अविश्वास प्रस्ताव बाकायदा मूव कर दिया गया है। सीधे तौर पर मैं कहूँगी इंडिया अगेंस्ट एनडीए की पहली जो जंग है उसकी ये शुरुआत मानी जा रही है। इसको देखें कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र मुझे लगता है इससे कम पर विपक्ष नहीं मानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।